हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञानावर्स की इस दुनिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक का नाम था यूरोपियंस केम इन इंडिया, जहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। कि भारत में यूरोपियों के आगमन को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी कि आगमन का कारण क्या था, पर्पस क्या था। तो हम यूरोपियंस के भारत में आगमन के हम रीजन देख रहे थे। यूरोपियन केम इन इंडिया, यहीं से आपके मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। और हम ये देख रहे थे कि व्हाट इज द रीजन दैट यूरोपियंस केम इन इंडिया। ऐसा क्या कारण था कि यूरोपियंस इंडिया में आना चाह रहे थे। हमने देखा था कि कंट्रीज थी जिसमें सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डैनिश आए थे, फिर फ्रांस आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। तो हम देख रहे थे इनमें दो रीजन हमें पता चले। पहला रीजन हमने जो कल पढ़ा था वो था इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन। पहला हमने ये रीजन पढ़ा था कि ऐसी क्या भारत की भौगोलिक परिस्थिति थी जो इन यूरोपियंस को आकर्षित कर रही थी भारत में आकर व्यापार करने के लिए। तो पहला रीजन हमारा था इंडियन ज्योग्राफिकल रीजन, जिनको हमने कल डिटेल में पढ़ा था। और दूसरा रीजन जो आज हम पढ़ेंगे वो था यूरोपियन कंडीशन। पहला हमने देखा था इंडियन ज्योग्राफिकल कंडीशन, आज हम देखेंगे यूरोपियन कंडीशन कि यूरोप में क्या स्थिति थी। यूरोप की स्थिति क्या थी उस समय की, कि जो भारत में यूरोपियंस को व्यापार करने के लिए क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। तो आज हम प्रारंभ करेंगे व्हाट इज द कंडीशन दैट यूरोपियंस गेट अट्रैक्टेड टू कम इन इंडिया। ठीक, तो हम इस पे सबसे पहले इस पहलू पे आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द यूरोपियन कंडीशन। तो देखिए दो कंडीशन थे यूरोपियन कंडीशन। दो चीजें ऐसी हुई यूरोप में जिसने यूरोप का पूरा सिनारियो ही चेंज करके रख दिया। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में उस समय जो सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार से था। सबसे फर्स्ट में जो थे, जैसे हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी, अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें इसका, तो इंडिया में भी ये चार पार्ट में डिवाइड था अपना कास्ट। सबसे ऊपर यहाँ जो थे वो थे ब्राह्मण्स, सेकंड में थे क्षत्रिय, थर्ड में थे वैश्य और लास्ट में थे शूद्र। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यूरोप के कंडीशन की बात करें, उस समय यूरोप में जो हायर लोग थे वो उन्हें कहा जाता था क्लर्जी। जो पर्सन रिलीजियस वर्क करते थे वो किसके अंडर में आते थे, क्लर्जी के अंडर में। सेकंड में आपके आते थे नोबलिस्ट, एंड थर्ड में आपके आते थे कॉमन पीपल। ये यूरोप का उस समय की सोसाइटी का क्या था, खाका था। अब आप कहोगे कि इससे इसका क्या ताल्लुक है। ताल्लुक ये है कि ये जो क्लर्जी थे, क्लर्जी वो लोग थे जो इंडिया में एज इट इज कौन थे, ब्राह्मण्स। दैट्स मीन कि जो काम इंडिया में ब्राह्मण्स का था एज इट इज काम क्लर्जी का कहां था, यूरोप में था। इंडिया में ब्राह्मण्स का काम क्या था, रिलीजियस वर्क। और क्लर्जी कौन होते थे, पोप। इनका भी काम क्या होगा, रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म से आधारित कार्य ही कौन करेगा, क्लर्जी। और उस समय पूरे यूरोप में धर्म ने अपनी ऐसी पकड़ बना रखी थी कि लोग किसी भी चीज को अगर सोचते थे तो किससे कनेक्ट करके सोचते थे, धर्म से। वो तर्क का यूज नहीं करते थे,
कोई भी चीज सोचते थे तो ऑन द बिहाफ ऑफ पोप, वो ये चीज सोच के चलते थे कि भैया हमारा धर्म के अकॉर्डिंग ये चीज है तो ये चीज सही है, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है डजंट मैटर। ऐसी थिंकिंग थी उस समय की यूरोप में। तो यूरोपियन कंडीशन उस समय की ऐसी थी। तो ऐसी क्या घटनाएं घटी कि उसने पूरे यूरोप के सिनेरियो को चेंज कर दिया, और वो यूरोप जो आज के समय में एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग वाला कॉन्टिनेंट है, वो वैसा कैसे बन पाया। और जब वो वैसा बनने लगा, इससे हट के जब वो तर्क पे आने लगा, तब वो क्या करने लगा, अपने साम्राज्य को और विस्तार करने लगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि उस समय का बैकग्राउंड क्या था, यूरोपियन का कंडीशन क्या था, कि दे टोटली बिलीव इन पोप वाले थिंग में, रिलीजियस जो भी, जैसे कि आज भी बहुत से लोग आप इंडिया में देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल ना होकर धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, है कि नहीं, कि लॉजिक हो या ना हो, अगर ये रिलीजियस पर्पज से सही है तो हाँ ये सही है, भले वो गलत हो। तो वैसा ही यूरोप में उस टाइम पीरियड में था। अब देखिए 15वीं शताब्दी के आसपास, 15th सेंचुरी के आसपास यूरोप में दो घटनाएं घटी। पहला चीज यूरोप में जो हुआ वो हुआ रीअवेकन का, अर्थात पुनर्जागरण। इसने पूरे के पूरे यूरोप के सिनेरियो को चेंज करके रख दिया, पूरे के पूरे यूरोप को चेंज करके रख दिया। रीअवेकन, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है कि जो लोग, देखिए रीअवेकन में हुआ क्या, रीअवेकन में यूरोपियंस क्या किए, ये पहले क्या करते थे, कोई भी चीज को सोचते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनकी सोच कैसी थी, रिलीजन बेस्ड थिंकिंग थी। और ये रिलीजन बेस्ड थिंकिंग जो है इस 15th सेंचुरी में जब ये रीअवेकन वाला पीरियड चलने लगा पूरे यूरोप में, तो इस रिलीजन बेस्ड थिंकिंग के जगह पर ये ट्रांसफर होने लगा किसमें, ये रिलीजन बेस्ड थिंकिंग ट्रांसफर होने लगा आपका किसमें, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग में अब लोग जो है रिलीजन के बेस पे थिंक ना करके अब किसी भी चीज में तर्क ढूंढ रहे थे, तर्क पे आधारित विचार कर रहे थे कि ये चीज अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का पर्पस क्या है। हर चीज में वो क्या लगाने लगे, लॉजिक। और जब लोग लॉजिक लगाने लगे तो उनका विश्वास किससे उठने लगा, इस रिलीजियस बेस्ड थिंकिंग से। पहला घटना ये घटी यूरोप में। सेकेंड चीज जो पूरे के पूरे यूरोपियन कंडीशन को चेंज कर देती है, वो चीज थी आपका, पहले तो आपका ये था रीअवेकन, पुनर्जागरण। और जो दूसरी चीज थी वो थी फ्यूडल सिस्टम कन्वर्टेड इनटू कैपिटल सिस्टम। या दैट्स मीन फ्यूडलिज्म जो था वो किस में कन्वर्ट होने लगा, कैपिटलिज्म में। फ्यूडल फ्यूडल सिस्टम किस में कन्वर्ट होने लगा, कैपिटल सिस्टम में। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, हाँ इसे समझेंगे कि लोग कैसे, ये फ्यूडल सिस्टम क्या था जिससे लोग किस में कन्वर्ट होने लगे, कैपिटल सिस्टम में। कैसे, देखिए रीअवेकन हुआ, रीअवेकन से लोगों ने लॉजिकल थिंकिंग लगाई, लॉजिकल थिंकिंग लगाने से लोगों को पता क्या चला
कि भैया पैसा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू हैव मनी देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दिस इज द कॉन्सेप्ट, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज सर्वाइव विथ अ पावरफुल पर्सन। इफ यू वांट टू बिकम अ पावरफुल पर्सन देन यू शुड बी हैव टू मनी। इफ यू डोंट हैव मनी you can't do anything in your life. Money, power and knowledge both are in equal, क्या कह सकते हैं, तराजू पे है। तो लोगों ने ये सोचना चालू किया कि भैया अब फ्यूडलिज्म से हमें किस पे कन्वर्ट होना पड़ेगा, कैपिटल सिस्टम से। अब हमारा सवाल ये है कि भैया ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ये क्या सिस्टम होता है फ्यूडल सिस्टम, हमें इस पे सोचना है। देखिए फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई जमींदार है, जमींदार के पास ढेर सारा लैंड है। उसने क्या किया, अपने लैंड की देखरेख के लिए, केयरटेकर के लिए, इस जमींदार ने अपने दो सामंत इकट्ठा किए। इसने अपने दो सामंत इकट्ठा किए। इन्हीं सामंत को कहा जाता था फ्यूडल। इन्हीं सामंत को कहा जाता था फ्यूडल। ठीक, जमींदार के पास ढेर सारा लैंड, उस लैंड के केयरटेकर के लिए उसने दो आदमी रखे, दो आदमी या तीन आदमी, जैसा उसका लैंड वैसे उसने केयरटेकिंग के लिए आदमी रखे, जिन्हें सामंत कहा गया, फ्यूडल। अब ये फ्यूडल काम नहीं कर रहा है। फ्यूडल क्या कर रहा है कि ये ढेर सारे वर्कर्स अपने पास रख रहा है, ढेर सारे वर्कर्स जिन्हें आप फार्मर कहते हो। ये ढेर सारे क्या कर रहा है, फार्मर। इस फ्यूडल के पास ढेर सारे क्या है, फार्मर्स, जो इसके इसने लैंड अपना दिया इस सामंत को, मतलब इस फ्यूडल को। इस फ्यूडल ने ढेर सारे लेबर इकट्ठा किए। ये लेबर क्या करेंगे, इस सामंत के बिहाफ पे वर्क करेंगे इस जमींदार के फील्ड में। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते थे, फ्यूडल सिस्टम, अर्थात सामंती व्यवस्था। और लोग इस फ्यूडल सिस्टम से कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, कैपिटलिज्म पे, कैपिटल सिस्टम पे। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, हमने फ्यूडलिज्म को समझा, अब हम समझेंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड के एंड में अगर इज्म आता है, इसका मतलब वो किसी न किसी आइडियोलॉजी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर किसी भी वर्ड के एंड में इज्म आता है तो किसी न किसी आइडियोलॉजी को शो कर रहा है। जैसे फ्यूडलिज्म, लास्ट में क्या है, इज्म। तो इसका मतलब ऐसे लोग जो इस सिस्टम में बिलीव रखते थे उन्हें कहा जाता था फ्यूडल्स। और ऐसे सिस्टम में बिलीव रखने वाले को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को क्या कहते थे, फ्यूडलिज्म। उसी प्रकार से जो लोग पूंजी में विश्वास रखते थे, कैपिटल में विश्वास रखते थे, उनका पर्पस ये था कि कैपिटल बस, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, कैपिटल, पूंजी। तो ऐसे विचार रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, कैपिटलिज्म। ऐसी विचारधाराओं को कैपिटलिज्म कहा जाता था, और ऐसे सिस्टम को कैपिटल सिस्टम कहा जाता था। अब कैपिटलिज्म होता क्या है कि जहां पर, देखिए कैपिटलिज्म होता क्या है, जहां पर पूंजी पर एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप का अधिकार न होकर किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का अधिकार हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं कैपिटल सिस्टम, कैपिटलिज्म। जहां पर कोई पूंजी हो, उस पूंजी पर सार्वजनिक अधिकार न होकर, पब्लिकली जो है उस पर एकाधिकार न हो, एकाधिकार किसका हो, किसी एक पर्सन का, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कैपिटलिज्म। क्लियर है। जैसे इंडिया में कि ऐसे ढेर सारी पूंजियां हैं जिसपे कब्जा किसी एक पर्सनालिटी का है।
बहुत से ऐसे इंडिया में रिसोर्स हैं जिसपे कब्जा किसी पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं है, किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का है, चाहे वो अंबानी जी हो, मुकेश अंबानी, चाहे वो आपके अडानी हो, है कि नहीं। तो इनका किसी न किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पर कब्जा है, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, कैपिटलिस्ट। और इनकी आइडियोलॉजी क्या कहलाएगी, कैपिटलिज्म। तो आपको आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूडलिज्म क्या होता है और कैपिटलिज्म क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम से लोग किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, कैपिटल सिस्टम में। अब पूंजी आएगी कैसे, लोग शिफ्ट तो हो रहे थे, लोग पैसा कमाना तो चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे कि हाँ हम भी पूंजीपति बने, हम सामंत के अंडर में रह के क्या कर रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। इसमें ग्रोथ से किसका हो रहा है, सामंत का और जमींदार का। हम कहां गए, यूरोप में रियवेकन हुआ, रियवेकन होगा तो ये सोचेंगे, लॉजिकल पर्पस से सोचेंगे, नहीं तो यहाँ पे तो इनको बता रखा था भैया ऐसा काम करोगे पुण्य मिलेगा, ये पुण्य के चक्कर में काम कर रहे थे। लेकिन जब ये रिलीजन बेस्ड थिंकिंग से कन्वर्ट हुए लॉजिकल थिंकिंग में, तो ये सोचना चालू किए भैया अगर हम यहाँ पे काम करेंगे हमारा ग्रोथ कहाँ है, यहाँ पे ग्रोथ किसका हो रहा है, फ्यूडल का और दूसरा जमींदार का। व्हाट अबाउट अस। तो जब इन्होंने लॉजिकल थिंकिंग चालू किया तो इनका बिलीफ इस फ्यूडल सिस्टम से कन्वर्ट होकर किस पे कन्वर्ट हो गया, किस पे ट्रांसफर हो गया, कैपिटल सिस्टम। कि हमें भी अब पूंजीपति बनना है, हमें भी अब कमाना है, पैसा रखना है भर भर के, बोरा भर के पैसा इनको भी चाहिए था। अब देखिए अब ये कैपिटल आएगी कैसे, अब ये कैपिटल आएगी कैसे, ऐसे आएगी। कैपिटल आएगी जिसका, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप के पर्पस से आप सोच के चलिएगा। कैपिटल उसी के पास आएगी जिसके पास किस पे कब्जा होगा, जिसका कब्जा होगा रॉ मटेरियल पर। जिस किसी का कब्जा इस रॉ मटेरियल पर होगा वही जो है क्या करेगा, कैपिटलिस्ट बनेगा, वही कैपिटलिस्ट बनेगा, उसी की तूती बोलेगी। क्यों, अब रॉ मटेरियल क्यों चाहिए था, क्योंकि लोग कैपिटलिस्ट क्यों बन रहे थे, क्योंकि उसी समय पूरे यूरोप में, यूरोप से ही तो औद्योगिकीकरण का प्रारंभ हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं उसी समय मशीनें सबसे पहले कहां लगना चालू हुई, यूरोप में। तो मशीन लगेगी तो आप देखिए पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं अभी टोटली डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। लेकिन यूरोप वो पहला कॉन्टिनेंट था जिसने इस एग्रीकल्चर सेक्टर को, इस प्राइमरी सेक्टर को कन्वर्ट किया एक और सेक्टर में, विच इज इस एग्रीकल्चर सेक्टर का भार कम किया। और वो कौन सा था, फैक्ट्री लगाकर, फैक्ट्री लगाकर, फैक्ट्री लगना चालू हो गई थी भैया। मशीनें, तो अब ये रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाना है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहां पे आ चुकी थी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसा कॉन्सेप्ट यहां पे आना चालू हो चुका था, पूरी तरह से आया नहीं था, आना चालू हो चुका था। और जिसका इस रॉ मटेरियल पर कब्जा होगा उसी का यूरोप पे उसकी तूती बोलेगी। और इस रॉ मटेरियल का भरमार कहां था, वो आपका था इंडिया, या हम कह सकते हैं ईस्ट एशिया। यहाँ पे इस कच्चे माल, इस रॉ मटेरियल का भरमार था। तो जिसका कब्जा रॉ मटेरियल पे होगा, देखिए फिर समझिए, यूरोप में दो चीजें हुई, रीअवेकन, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से क्या हुआ, रोज लोग रिलीजन बेस्ड थिंकिंग की जगह पर क्या सोचने लगे, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग लगाने से हुआ क्या, लोग ने कहा भैया ये फ्यूडल सिस्टम बेकार है, क्योंकि यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसा कॉन्सेप्ट आने लगा था।
तो लोगों ने कहा भैया हम इस फ्यूडल सिस्टम की जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल सिस्टम पे बिलीव करेंगे। हम आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे, भैया जाके कमाएंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए जिसको भी कैपिटलिस्ट बनना था उसे पता था कि भैया कैपिटलिस्ट बनोगे, अपना प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जिस पर कब्जा होगा, जिस कंट्री का, उस पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के जिस कंट्री का इस रॉ मटेरियल के भंडार पे कब्जा होगा, उसी का कब्जा किस पे होगा, यूरोप पे। और इस रॉ मटेरियल की भरमार कहाँ थी, इंडिया, या हम कह सकते हैं पूरे ईस्ट एशिया में। इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे रॉ मटेरियल का अच्छा खासा भंडार था। तो ये घटनाएं जो हैं, ये वो यूरोपियन कंडीशन थी जिसने पूरे यूरोप के सिनेरियो को चेंज कर दिया, और यूरोपियंस बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए कि हमें कहाँ जाना है, इंडिया या फिर ईस्ट एशिया। आप देखे होंगे जितनी भी यूरोपियंस कंपनियां आती हैं, उन कंपनियों का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों था, क्योंकि उन्हें पता था कि रॉ मटेरियल का भंडार कहाँ है, ईस्ट एशिया में, इंडिया में। दैट्स व्हाई। अब हम देखेंगे, इतना चीज समझ में आया कि भैया कि व्हाट इज द रीजन। रीजन दो थे, इंडियन ज्योग्राफिकल कंडीशन जो हमने कल पढ़ा, और आज हमने पढ़ा यूरोपियन कंडीशन। यूरोपियन कंडीशन क्या थी, ये थी जिसने लोगों को, यूरोपियंस को क्या कहा कि भैया आओ, क्यों भटक रहे हो देश विदेश, पधारो हमारे देश। अब वो क्या करेंगे, अब वो पधारेंगे, और पधारने से पहले हम एक चीज और देखेंगे कि भैया ये बताइए सर कि आपने ये चीज जो बता दिया ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज तो और हुई थी कि क्या यूरोपियंस का पहले ट्रेड नहीं था क्या, पहले भी तो ट्रेड था यूरोपियंस का इंडिया के साथ, कि नहीं था। तो जब पहले भी ट्रेड था तो क्या जरूरत पड़ी उनको एक नए मार्ग की खोजने की, उनको सी रूट खोजने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर आप देखोगे ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका आपका क्या हो गया, यूरोप, ठीक। ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे अंटार्कटिका, ठीक। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये हो गया आपका एशिया। अब हमारा सवाल ये है कि क्या ये जो इंडिया है, ये क्या इंडिया से पहले ट्रेड नहीं होता था यूरोप का। आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि देयर वाज आल्सो लिंक सिल्क रूट। तो क्या सिल्क रूट नहीं था
जो यहाँ पे जावा, सुमात्रा, जो इन सब के साथ ट्रेड नहीं होता था, होता होगा, तो एक रूट नहीं था जिसे हम लोग कहते थे सिल्क रूट। सिल्क रूट, यहाँ का सामान यहाँ नहीं जाता था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूरोपियंस जो है कैसे आए, बाई सी रूट। सी रूट खोजने की जरूरत क्या पड़ी, हम यहां देखेंगे रीजन फॉर डिस्कवर सी रूट। सी रूट खोजने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी किसे, यूरोपियंस को, जबकि उनका ट्रेड पहले भी तो इस सिल्क रूट से हो रहा था। देखिए ऐसा क्या जरूरत रीजन पड़ा, रीजन ये पड़ा कि ये जो सिल्क रूट है, ये जो सिल्क रूट है, इस पे उस समय जो एकाधिकार था, ये जो सिल्क रूट है, इस पे उस समय जो एकाधिकार था वो किसका था, इटली का। किसका अधिकार था, इटली का। वी आर टॉकिंग अबाउट इन 12 टू 13th सेंचुरी। उस समय सिल्क रूट पे अधिकार किसका था, इटली का। अब यहां से सारा प्रोडक्ट आ रहा है, वो सारा प्रोडक्ट स्टोर किसके पास हो रहा है, यूरोप की इस कंट्री के पास, इटली के पास। इटली अपने पास सारा माल स्टोर कर रहा है, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जैसे इसको दाम बढ़ाना हो घटाना हो, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे यूरोप में सामान का क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन फिर सिनेरियो चेंज होता है, हमने यूरोपियन कंडीशन में पढ़ा, रीअवेकन आता है, रीअवेकन के बाद जो है लोग फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिज्म पे कन्वर्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं। कैपिटलिस्ट बनने के लिए उन्होंने देखा भैया इसकी मोनोपोली को खत्म करना पड़ेगा, और इसकी मोनोपोली खत्म जब तक नहीं होगी तब तक हम प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसकी मनमानी चलेगी, ये जैसा चाहेगा वैसे पूरे मार्केट को कंट्रोल करेगा। तो असली कैपिटलिस्ट कौन होगा, यही हमारा क्या, सिर्फ यही पड़ोसी ही आगे बढ़ेगा, हमारा क्या। और तब देखो रीजन मिल रहा है कि नहीं, सी रूट के डिस्कवर को इस इटली के एकाधिकार को समाप्त करना था, एबॉलिश मोनोपोली ऑफ इटली। इटली के इस एकाधिकार को समाप्त करना पहला रीजन, इटली के एकाधिकार को समाप्त करना, ये पहला रीजन था, रीजन फॉर डिस्कवर सी रूट। सी रूट को खोजने के लिए क्यों खोजा गया, उसका जो पहला रीजन था वो ये था, एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ इटली। इटली के एकाधिकार को हमें पूरी तरीके से क्या करना है, समाप्त करना है, ऐसा यूरोपियंस ने थिंक कर लिया, सोच लिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर क्या हुआ, सोने पे सुहागा कि इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये जो आपका ये माइनर अरब प्रांत है ना, माइनर अरब रीजन, ये जो आपका अरब प्रांत है, यहां पर अधिकार हो गया किसका, ऑटोमन एम्पायर का, अर्थात ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य का किस पे अधिकार हो गया, इस माइनर अरब रीजन पे। तो जब 14th सेंचुरी में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर का
का कब्जा कहाँ पे? अरब प्रांत में। ठीक। 14वीं शताब्दी में ऑटोमन अंपायर का अरब प्रांत पे कब्जा, कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर इन अरब रीजन इन 14th सेंचुरी। तो जब अरब प्रांत पे ऑटोमन अंपायर का कब्जा हो गया, उससे हुआ क्या, ये यहाँ पे अलग रिलीजन इस्लाम, यहाँ पे आपका कैथोलिक और वो आपके थे प्रोटेस्टेंट, जो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बोथ आर डिफरेंट रिलीजन। तो जब डिफरेंट रिलीजन है तो डिफरेंट आइडियोलॉजी, और जब डिफरेंट आइडियोलॉजी होगा तो कहीं ना कहीं मतभेद होगा। जहां पे दो अलग अलग विचारधाराएं रहेंगी वहां पे मतभेदों का आपस में टकराना स्वाभाविक है। वही चीज यहाँ पे ऑटोमन अंपायर का यहाँ पे कब्जा हुआ। ऑटोमन अंपायर ने कहा भैया देखो ये जो मोनोपोली चल रही थी अभी तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलेगी, अब हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो मतभेद हुआ, तो ये दोनों रीजन बने किसके डिस्कवरर के लिए, सी रूट के लिए, कि भैया हमें जो है एक नया मार्ग की तलाश करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करते हैं तो ये जो हमारा ख्वाब है कैपिटलिस्ट बनने का, ये ख्वाब ही रह जाएगा। जो हमने ख्वाब देखा है कि पूरे यूरोप में हमारी तूती बोलनी चाहिए, ये तूती छोड़ो, हमारी तो तूती निकल जाएगी। और फिर हुआ क्या, यूरोपियंस ने एक नए सी रूट की खोज की जो उनको कहां लाती है, इंडिया। तो दिस इज द रीजन व्हाई यूरोपियंस केम इन इंडिया, रीजन फॉर डिस्कवरर ऑफ सी रूट। सी रूट के खोजने का क्या कारण था, वो ये कारण था कि पहला इटली की मोनोपोली को खत्म करना था इनको, और दूसरा 14th सेंचुरी में इस माइनर अरब रीजन पे ऑटोमन अंपायर का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। तो कब्जा होने से क्या हुआ, ये अब अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उस पर बहुत ज्यादा अमाउंट थोप के इनको दे रहे थे, फिर ये अपना प्रॉफिट लगा के इनको सौंप रहे थे। तो इनको लगा भैया पहले इसी की मोनोपोली चल रही थी, अब इसके ऊपर भी एक और बैठ गया है, इन दोनों के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, फिर यूरोप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत कम हो रहा है। हमारा जो कैपिटलिस्ट बनने का सपना था वो सपना धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये सपना खत्म ना हो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया मार्ग ढूंढना पड़ेगा जहां बीच में ये दोनों ना आए। और वो नया मार्ग क्या था, सी रूट। ठीक, तो हमने इतनी चीजें आज के एपिसोड में देखी। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि पढ़े तो फिर मजा ही आ जाए। हर चीज का कारण जानना है कि कोई भी चीज बिना कारण के तो हो नहीं सकती। हमने पढ़ लिया कि भैया नए समुद्र मार्ग की खोज हुई, और फिर वास्को डी गामा आए, कोलंबस भी निकले अपने समय में खोजने, है कि नहीं। क्यों निकले, ऐसा क्या कारण था कि निकले, इसको भी तो जानना है। इतिहास को हमें एकदम गहराई से टटोलना है, और टटोल के तब हमें उसका अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है, उसको जीना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी बातें जो आज मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। और कल का हमने क्लास ली थी जहाँ से हमने मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत किया था, उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद फिर ये क्लास है, फिर हम कल से देखेंगे कि कौन कौन कंपनियां भारत आई, वो कब कब आई, कैसे आई, थोड़ा फैक्चुअल फैक्ट्स देखेंगे। इन सब पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योर मदर फादर एंड डोंट फॉरगेट भारत माता की जय।